हेलो एवरीवन। सो हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर रहे थे और जो आज का टॉपिक है इट इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट विच इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आज हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट। सो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 आर द fundamental rights which are included in the first category of fundamental right, that is right to equality। और आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आर्टिकल 14। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 14। क्लियर? अब आर्टिकल 14 किसके बारे में है? सो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ and equal protection of laws and equal protection of laws। ठीक, सो दीज टू एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल 14। अब यहां पे आप देखेंगे कि आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अंडर आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी। इक्वालिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी तरह का कोई भी स्पेशल प्रिविलेज या स्टेटस जो है वो किसी भी पर्सन को नहीं दिया जाएगा। क्लियर? अब आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट द टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड अदर वन इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो वन बाय वन हम देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक, equality before law। and what is equality before law means? It simply means that कि law is equal for everyone। ठीक है, simply means that no one is above the law। ठीक, आ रही बात समझ में कि लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, लॉ इज सेम फॉर एवरीवन, नो वन इज अबव द लॉ। यहां पे आप एग्जांपल समझ लीजिए कि इफ देयर आर टू पर्संस, ठीक है, वन इज रिच एंड अदर वन इज पुअर, ठीक है, बोथ हैव कमिटेड अ सिमिलर नेचर ऑफ क्राइम, है ना। अब सिमिलर नेचर ऑफ क्राइम है, सिंपली मीन्स दैट कि जो लॉ बोल रहा है उस लॉ के अकॉर्डिंगली दोनों को सिमिलर नेचर की पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि क्रिमिनल क्राइम का सिमिलर नेचर है। अब यहां पे ऐसा किया जा सकता है कि वन पर्सन इज रिच एंड बिकॉज ही इज रिच ही इज पावरफुल, तो उसे कम सजा मिले या उसके लिए लॉ जो है वो अलग नेचर का पेनाल्टी या सेंटेंसिंग टर्म डिसाइड करे। एंड द वन इज पुअर, दैट इज व्हाई ही इज अ वीक, है ना, उतना पावरफुल नहीं है, तो उस पर सारी पेनाल्टी और सारा सेंटेंसिंग टर्म उस पर लगा दिया जाए। लॉ विल फेवर द स्ट्रॉन्ग वन। ठीक है, ऐसा तो नहीं किया जा सकता। लॉ इज सेम फॉर एवरीवन, तो वेदर ही इज रिच और पुअर, ठीक है, लॉ का जो नेचर है वो सेम रहेगा दोनों के लिए। जितनी पनिशमेंट रिच को मिलने वाली है उतनी ही पनिशमेंट पुअर को भी मिलेगी, बिकॉज दे हैव कमिटेड अ सिमिलर नेचर ऑफ क्राइम। सो नो बडी इज अबव द लॉ एंड लॉ इज सेम फॉर एवरीवन, लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन। ठीक है, तो इसे दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इट इज अ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। और क्योंकि ये स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी प्रमोट करने से रोकता है, बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स द स्टेट टू नॉट फ्रेम द लॉ विच क्रिएट्स इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो सेट टू बी अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है,
कि स्टेट ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट करता हो। इज इट क्लियर? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। लेट्स टॉक अबाउट दिस। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? व्हाट डज दिस कॉन्सेप्ट मीन्स? सो दिस कॉन्सेप्ट सिंपली मीन्स दैट कि देयर विल बी इक्वल ट्रीटमेंट फॉर पीपल इन इक्वल सर्कमस्टेंसेज। इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेज। अब देखिए सोसाइटी में देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। यहां पे आप याद रखिएगा, इन द सोसाइटी देयर आर डिफरेंट सेक्शंस, देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ऑल द ग्रुप्स एंड ऑल द सेक्शन इन द सोसाइटी एंजॉय सिमिलर नेचर ऑफ सर्कमस्टेंसेज। Clear? Like for example, you talk about the concept of reservation. We talk about other backward classes, scheduled caste, scheduled tribes, and there is a general. ठीक है? तो ये कैटेगराइजेशन क्यों है? दिस कैटेगराइजेशन इज जस्ट बिकॉज कि शेड्यूल कास्ट में वो लोग हैं जो सिमिलर सर्कमस्टेंसेज में हैं। द सर्कमस्टेंसेज ऑफ शेड्यूल कास्ट इज नॉट सिमिलर टू द शेड्यूल ट्राइब, इज नॉट सिमिलर टू द अदर बैकवर्ड क्लासेज, इज नॉट सिमिलर टू द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। तो यहां पे ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि देयर कैन बी लॉज एज पर द सर्कमस्टेंसेज फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स, ठीक है। आ रही बात समझ में? लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू ग्रुप्स ए एंड ग्रुप बी। दिस ग्रुप ए इज प्रिविलेज्ड इन, या आप उसको बोल दीजिए कि यहां एडवांस्ड है, वो अपलिफ्टेड है, ठीक है, इन द सोसाइटी। या आप इसे कह सकते हैं कि दे आर एजुकेशनली एंड सोशली एडवांस्ड ग्रुप्स। बट देयर इज अ ग्रुप बी विच आर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड, ठीक है, या डिसएडवांटेज ग्रुप, अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो क्या यहां पे बताइए कि दोनों के सर्कमस्टेंसेस सिमिलर है? तो आंसर इज नो। क्लियर? आ रही बात समझ में? अब यहां पे कोई एक कॉमन लॉ बनाया गया दोनों के लिए, देयर इज अ कॉमन लॉ। तो हो सकता है कि इनके लिए उस लॉ की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एडवांस्ड है, ये ऑलरेडी प्रिविलेज्ड क्लास है, ये ऑलरेडी इकोनॉमिकली एंड सोशली एडवांस्ड ग्रुप्स हैं। बट दे रिक्वायर स्पेशल लॉज फॉर देयर अपलिफ्टमेंट इन द सोसाइटी, ठीक है, ताकि उनको एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड पोजीशन से उठाकर उन्हें एजुकेशनली एंड सोशली एडवांस्ड ग्रुप्स के लेवल पे लाया जाए। तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस जो हैं बनाए जा सकते हैं। स्पेशल प्रोविजंस कैन बी प्रोवाइडेड टू देम बाय द स्टेट। और क्योंकि ये स्टेट को स्पेशल प्रोविजन बनाने की पावर देता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज इट रेस्ट्रिक्ट्स द स्टेट टू फ्रेम एनी लॉ विच प्रमोट्स इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। Whereas the equal protection of law, the concept of equal protection of law is a positive concept because it provides the power to the state कि they can make special laws for certain groups enjoying similar circumstances। ठीक है? आ रही बात समझ में? और ओरिजिन क्या है? याद रखिएगा, इट इज ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? सो यहां पे दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन जो है वो याद रखिएगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, ठीक है, नो वन इज अबव द लॉ। whereas equal protection of laws is a American concept, it is a positive concept. It simply means that equal treatment for those people who are who are in equal circumstances, ठीक है। the circumstances between the groups differ, so जिनके circumstances backward
नेचर के हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. अब हम यहाँ पे इक्वालिटी की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, इग्नोरिंग ऑल द स्टेटस एंड प्रिविलेजेस इन द सोसाइटी, बट दो ऑल्सो, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स का, कि देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर. तो अब हम बात करेंगे व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14. व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14. ठीक है, अब यहां पे जब हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो यहां पे याद रखिएगा कि सी द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है, इनमें किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं रहेगा. नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. ठीक है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस. ठीक है, देयर विल बी नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. सिमिलरली फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर देयर विल बी नो सिविल प्रोसीडिंग्स, नो civil proceedings until 2 months advance notice has been served. यहां पे याद रखिएगा 2 मंथ का एडवांस नोटिस दिया जाना आवश्यक है when it comes to any type of civil proceedings regarding president of India and governor of state. ठीक है, क्लियर है, ये याद रखिएगा. इसी तरह नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर आर सब्जेक्ट टू एनी टाइप ऑफ civil or criminal proceedings, civil or criminal proceeding in any court for anything they have said or for any vote they have casted during the session in the parliament or in the state legislature. member of parliament या member of legislative assembly किसी भी तरह का कुछ अगर वो कहते हैं या कुछ भी उन्होंने जो वोट किया है ड्यूरिंग एनी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट और इन द स्टेट लेजिस्लेचर, उसके लिए किसी की भी कोर्ट में दे आर नॉट लायबल या दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी टाइप ऑफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग. ठीक है, आ रही बात समझ में. इसी तरह एक्सेप्शन है एक और कि अगर कोई भी पर्सन या यहां पे जर्नलिस्ट ले लीजिए कि अगर कोई भी पर्सन न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन में, ठीक है, इफ दे फोरकास्ट इफ दे अगर वो किसी भी तरह के न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन में किसी भी तरह की ट्रू प्रोसीडिंग्स पे रिपोर्ट करते हैं, ट्रू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. ट्रू प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि किसी सारे फैक्ट सही होने चाहिए उस प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग. किसी भी तरह कोई भी मसाला या कुछ भी आप ऐड मिक्स मत कर देना ताकि उसमें आपको कुछ अलग मिल जाए. ट्रू प्रोसीडिंग्स होना जरूरी है. अगर किसी भी न्यूज़पेपर, रेडियो या टेलीविजन में किसी भी तरह कोई भी रिपोर्ट यदि कर रहा है कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, तो दे आर नॉट लायबल फॉर एनी टाइप ऑफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. वो प्रोटेक्ट रहते हैं. उन्हें किसी भी तरह की कोर्ट में कोई भी परेशान नहीं कर सकता. इज इट क्लियर? बट यहां पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ट्रू प्रोसीडिंग्स ही होनी चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो रिपोर्ट पूरी तरह से ट्रू होना चाहिए. फिफ्थ है, जो आपने फॉरेन एम्बेसडर सुने होते हैं ना, फॉरेन डिप्लोमेट्स. अब क्योंकि इनके लिए ऑलरेडी इंटरनेशनल लॉज होते हैं,
देयर आर इंटरनेशनल लॉज अंडर विच दे आर गवर्नड। तो वो जिस भी देश में हो, इंडिया में किसी भी तरह का कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन पे नहीं की जा सकती, बिकॉज दे हैव देयर इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड लॉज विच आर इनेक्टेड फॉर देम, और वो उसी इंटरनेशनल लॉज के तहत ही गवर्न किए जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14, ये याद रखिएगा। ठीक है, आपसे सेपरेटली पूछा जाएगा मान लीजिए कहीं पे भी कि डिस्कस और डिस्क्राइब द एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ 4-5 एक्सेप्शंस हैं, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हम अब शुरू करने जा रहे हैं दैट इज आर्टिकल 15। ठीक, आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, आ रही बात समझ में? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब आर्टिकल 15 जो है यहां पे याद रखिएगा, इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? रेस, रिलीजियन, कास्ट, sex and place of birth. These are the 5 grounds which are mentioned in article 15 कि state shall not discriminate। ठीक है, no citizen, किसी यहाँ पे याद रखिएगा, जब हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर करा था फंडामेंटल राइट्स का, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि what are the fundamental rights which can only be enjoyed by the citizen। ये one of them है 15, 16, 19, 29 and 30। 5 fundamental rights are there which are only enjoyed by the citizen of India। ठीक है, तो आर्टिकल 15 जो है सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है। तो यहाँ पे 5 ग्राउंड्स याद रखिएगा कि आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट 5 ग्राउंड्स कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज 5 ग्राउंड्स: रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक, देन आर्टिकल 15 कंप्लीटली प्रोहिबिट्स सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कंप्लीटली प्रोहिबिट्स सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्या है? सोशल डिस्क्रिमिनेशन टॉक्स अबाउट कि जैसे आपने हिस्ट्री में सुना होगा कि टेंपल में एंट्री नहीं करने दिया जा रहा, फला फला कास्ट को या फॉलोइंग कास्ट कैन नॉट एंटर, कैन नॉट रीच टू द वेल्स, ठीक है, कैन नॉट रीच टू द बाथिंग घाट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह के सोशल डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है। ठीक है, वेल्स, बाथिंग घाट्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, इज इट क्लियर? आ रही बात समझ में? क्लियर? तो यहां पे जनरली आप थोड़ा जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो ये भी याद रखिएगा, दिस इज आर्टिकल 15 क्लॉज 1, दिस इज आर्टिकल 15 क्लॉज 2। इस तरह से भी याद करने की कोशिश करिएगा, अगर याद हो जाए तो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लॉज एकदम रटे हुए हों। हाँ, लीगल आप यदि एलएलबी या एलएलएम वाले स्टूडेंट हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हाँ क्लॉजेज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बट जनरली सिविल सर्विसेज के केस में क्लॉजेज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपको पता है इट्स गुड, नहीं पता है तो आपको अगर ये वाली स्टोरी भी पता है ना तो भी चल जाएगा। क्लियर? व्हाट एल्स आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट? ठीक है, अब आर्टिकल 15 में जो एक प्रोविजन है, इट इज अबाउट स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रन, फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रन। जैसे कि आपको पता हो अगर तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, यहां पे बात करते हैं दे कि 1/3 सीट्स जो हैं वो वोमेन के लिए रिजर्व्ड होंगी।
रिजर्व्ड फॉर वोमेन। ठीक, आ रही बात समझ में? तो ये आप यहां पे ध्यान दे सकते हैं कि स्पेशल प्रोविजन फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रन, दिस इज क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15, ये भी याद रखिएगा। क्लियर? अदर प्रोविजंस कौन से हैं? इट अदर प्रोविजन, इट टॉक्स अबाउट स्पेशल एडवांसमेंट of scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. क्लियर? एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये याद रखिएगा। अब क्योंकि दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखिएगा कि ये जो मैंने अभी आपको बताया है, दिस इज 15 क्लॉज 4, है ना, दिस इज 15 क्लॉज 5, सॉरी 3, है ना। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 वाज एडेड थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब आया था? 1951 में। इज इट क्लियर? तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 15 ऑल्सो टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन था, इसे ऐड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। देन देयर इज अनदर प्रोविजन इन आर्टिकल 15 जो किसके बारे में है? इट टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन in educational institutions, in educational institutions for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। ठीक, अब ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, तो ये कब ऐड किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट वॉज एडेड थ्रू 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कब आया था? 2006 में। ठीक, आ रही बात समझ में? सो 15 clause 5, दिस इज 15 clause 5 which talks about reservation in educational institutions for scheduled caste and scheduled tribes and other backward classes, and this was added through 93rd constitutional amendment act 2006। clear? अब the last provision of article 15 which is 10% reservation for इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, EWS जो आपने सुना होगा। आ रही बात समझ में? ये 15 क्लॉज 6 है, ये भी याद रखिएगा। दिस इज आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड इट वाज एडेड थ्रू 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये अभी का रीसेंट है, करंट अफेयर्स का आप समझ लीजिए, जो कि आया था 2019 में। क्लियर? सो आर्टिकल, दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 15। सो प्लीज रिमेंबर कि आर्टिकल 15 में क्लॉज 1 क्लॉज 2 को छोड़कर सारी चीजें एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, बिकॉज 15 क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट स्पेशल एडवांसमेंट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, clause 5 talks about reservation in educational institutions for scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes, or फिर there is a clause 6 which talks about 10% reservation for economically weaker section of the society. So these are the exceptions from clause 3 to clause 6, they are the exceptions to article 15 itself, ठीक, which are provided in the constitution of India। See, constitutional amendment acts जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि 15 क्लॉज 4 कब ऐड हुआ, 5 कब ऐड हुआ, 6 कब ऐड हुआ। क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 16। आर्टिकल 16, अब ये भी किसके लिए है? सिटीजन के लिए है, ठीक है, कि प्रोहिबिशन of discrimination
ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे कि आर्टिकल 15 में आपने देखे थे 5 ग्राउंड्स, कितने ग्राउंड्स देखे थे आपने? 5। तो यहां पे देयर आर 7 ग्राउंड्स, वो 5 सेम है जो 15 में देखे थे, रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, 2 और ऐड हो जाते हैं यहां पे, वन इज रेसिडेंस एंड अदर वन इज डेसेंट। तो 7 ग्राउंड्स, आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट 7 ग्राउंड्स, आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट 5 ग्राउंड्स, ये जरूर याद रखिएगा। रेसिडेंस एंड डेसेंट का कहीं मेंशन नहीं है अंडर आर्टिकल 15। रेसिडेंस एंड डेसेंट प्लस 5 दोज आर मेंशन्ड इन 15, 7 ग्राउंड्स आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 16। ठीक है, कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट in case of public employment opportunities only on these grounds: race, religion, caste, sex, place of birth, residence and descent. Clear? Next is, अब देखिए ये 2 चीजें तो हो गई। अब जैसे कि 15 में 1 and 2 वर अबाउट 15 की प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को भी प्रोहिबिट करता है, बट 3 से जो है एक्सेप्शन चालू हो गए थे। सिमिलरली इस केस में भी अब एक्सेप्शन चालू होने वाले हैं। पहला, द फर्स्ट वन यू विल टॉक अबाउट कि आर्टिकल 16 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजन in case of residence for public employment in any state or union territory। पर यहां पे पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट एंजॉयज एनी पावर, याद रखिएगा, क्योंकि अगर स्टेट लेजिस्लेचर को आप पावर दे दोगे तब तो हर स्टेट बना लेगा कि भैया हमारे यहाँ में रहने वाले लोग ही सिर्फ हमारे यहाँ की सरकारी नौकरियों में शामिल हो सकते हैं। बट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को पावर ही नहीं दी है। अब आप पूछेंगे सर फिर भी कुछ स्टेट्स में है, वो थोड़ा सा अलग अलग डायमेंशन ले जाते हैं। जैसे कुछ स्टेट पीसीएस ने वो मैंडेटरी कर रखा है कुछ सर्टेन लैंग्वेजेस, ठीक है, जैसे साउथ के स्टेट में आप जाओगे तो दोज लैंग्वेजेस आर कंपलसरी उनके स्टेट में जो चलती हैं। जरूरी भी है, भाषा का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। और अब हिंदी बेल्ट के स्टेट्स में आप आके बोलोगे हमको हिंदी नहीं बनती है, तो फिर आप लोकल लोगों से कनेक्ट कैसे करोगे? ठीक है, बट यहां पे याद रखिएगा आर्टिकल 16 क्लॉज 3 जो है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट to make special provision in case of residence for public employment opportunities in any state or union territory। इसी रिगार्डिंग में मैं आपको एक लॉ भी बता देता हूं कि पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एक्ट बना था। ये एक्ट बना था 1957 में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट 1957। ठीक, सो पार्लियामेंट हैज इनैक्टेड दिस लॉ in the year 1957 under 16 clause 3। ठीक, ये याद रखिएगा। अब यहां पे देखिए कि यहां पे एक्सेप्शन आ गया, ये है ना। देन there is another provision which talks about reservation for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, ठीक है, and other backward classes in public employment if they are not adequately represented। ठीक है, तो यहां पे एक तरह से आप ये मान लीजिएगा कि 2 मेन क्राइटेरिया है, ठीक है, फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देयर आर 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। द फर्स्ट वन इज कि दे आर बैकवर्ड, ठीक है। अब शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं तो बैकवर्ड ही है, ठीक है।
तो पहला क्राइटेरिया बैकवर्ड हो गया, दूसरा क्राइटेरिया ये भी होना चाहिए कि इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसीलिए आप जब भी 16 आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 को पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सामने आते हैं आपके। पहला कि दे शुड बी बैकवर्ड, ठीक है, एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड। पहली चीज क्राइटेरिया ही है एक तरह से कि किन लोगों के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, एंड द सेकेंड क्राइटेरिया इज इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। ठीक, आ रही बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट इज रिजर्वेशन इन केस ऑफ प्रमोशंस। रिजर्वेशन इन केस ऑफ प्रमोशंस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक, अब यहां पे भी आप ये समझ लीजिए कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड वाला भी क्राइटेरिया यहां पे फिर से आता है। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी की बात की गई है यहां पे, एंड दिस प्रोविजन वाज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बात याद रखिएगा, दिस प्रोविजन वाज नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कभी ना कभी तो ऐड किया गया होगा। तो कब ऐड किया गया? दिस वाज एडेड थ्रू 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था 1995 में। क्लियर? 1995। आ रही बात समझ में? क्लियर है सभी को? Then there is another provision in clause 6 in article 16, जिसे कैरी फॉरवर्ड रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरी फॉरवर्ड रूल। अभी क्या होता है कैरी फॉरवर्ड रूल? इट सिंपली मीन्स दैट कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल इन द ईयर 2022 सीट्स आर रिजर्व्ड, ठीक है, 100 इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब जब फाइनली रिक्रूटमेंट होते हैं तो ये देखा जाता है कि 10 सीट्स आर अनफिल्ड। ठीक है, तो उस साल का रिक्रूटमेंट तो हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये जो अनफिल्ड सीट्स हैं इन्हें सक्सीडिंग ईयर्स, नेक्स्ट ईयर और ईयर्स में फिल किया जाएगा। ठीक है, सेपरेटली, एक तरह से सेपरेटली फिक्स किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा अलग से। तो उसी साल में उनका उस ईयर में रिक्रूटमेंट नहीं होगा। दैट इज व्हाट कैरी फॉरवर्ड रूल। ठीक है, और ये जो रूल आया था इट वाज एडेड थ्रू 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 2000। ठीक, आ रही बात समझ में? तो ये याद रखिएगा, कैरी फॉरवर्ड रूल। ठीक है, कहीं भी आपसे पूछा जाए कैरी फॉरवर्ड रूल तो सबसे पहले कहां माइंड लगाना है? इट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 16 एंड इट वाज एडेड थ्रू 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 2000। इट सिंपली मीन्स कि रिमेनिंग वैकेंसीज विच आर लेफ्ट अनफिल्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर, दोज अनफिल्ड वैकेंसीज shall be filled in succeeding years as a separate vacancies। ठीक है, आ रही बात समझ में? और अगर कभी आपको सामने ऐसा भी लगता है कि अगर उन्हें नेक्स्ट ईयर्स की रिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसीज में ही मिलाकर फिल करना है तो याद रखिएगा कि 50% की जो सीलिंग लिमिट है, जो कि इंदिरा शाह ने जजमेंट में आई थी, उसे जो है उस लिमिट को ब्रीच नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मान लीजिए 50% वैकेंसीज तो ऑलरेडी रिजर्व्ड है, अब अनफिल्ड वैकेंसीज जो पिछले साल की उनको भी मिला दिया, क्राइटेरिया निकल गया 66%, तो क्या हो जाएगा? वायलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गाइडलाइन जो फिक्स है हमारे यहाँ की रिजर्वेशन की लिमिट शेल नॉट एक्सीड 50%। क्लियर? तो दैट इज। अब बात करते हैं लास्ट प्रोविजन जो है आर्टिकल 16 में, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन।
10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और ये कब ऐड हुआ? अभी रिसेंटली 15 में ही बताया था मैंने आपको, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्लियर? आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के केस में आसानी से याद रखिएगा कि 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन इन केस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 वाज एडेड थ्रू 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 and in case of 16 clause 6, in case of article 16 clause 6 was added through 103rd constitutional amendment act 2019 which provided for 10% reservation for economically weaker section of the society in public employment। ठीक है, चलिए, तो दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 16। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे विच इज अबाउट Article 17, it talks about abolition of untouchability। ठीक है, Article 17 talks about abolition of untouchability, और यहां पे याद रखिएगा कि अंडर आर्टिकल 17, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पे देखिए आर्टिकल 17 में सिंपल सी एक बात कही गई है कि भैया अब अनटचेबिलिटी किसी भी तरह की, नो एक्ट शुड बी अलाउड इन द सोसाइटी विच प्रमोट्स अनटचेबिलिटी। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 17 कंप्लीटली टॉक्स अबाउट एबॉलिशिंग द अनटचेबिलिटी। बट यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक और चीज बता देता हूं कि Constitution does not provide any type of punishment, does not provide any type of punishment regarding this कि अगर अनटचेबिलिटी होती है तो क्या होगा। इसीलिए ये पूरा सब कुछ हमारे पार्लियामेंट में छोड़ दिया गया है। कहां, किस पे छोड़ दिया गया है? पार्लियामेंट में। एंड अंडर आर्टिकल 17 पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, जो आया था 1955 में। ठीक है, आ रही बात समझ में सभी को? ठीक है, आज इसी एक्ट को कहा जाता है जिसे आप पढ़ते हैं सिविल राइट्स एक्ट 1955। नाम इसका चेंज हो गया था एंड टुडे प्रेजेंट फॉर्म में इसे क्या जाना जाता है? सिविल राइट्स एक्ट 1955। याद रखिएगा आर्टिकल 17 कंप्लीटली टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि नो एक्ट शैल बी अलाउड और परमिटेड विच प्रमोट्स अनटचेबिलिटी एंड स्टेट इज कंप्लीटली पावरफुल टू फ्रेम एनी टाइप ऑफ लॉ। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा कि पार्लियामेंट ने ही लॉ बना सकता है यहां पे। ठीक है, पार्लियामेंट लॉ बनाया अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, जो किया है 1955 में। फर्दर इट वाज अमेंडेड इन द ईयर 1976 और उसका नाम क्या पड़ा? सिविल राइट्स एक्ट 1955। क्लियर है सभी को? ठीक, क्योंकि अनटचेबिलिटी प्रमोट्स इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। इफ देयर इज अनटचेबिलिटी इट सिंपली मींस सोसाइटल लेवल पे इनइक्वालिटी है। ठीक है, इसीलिए अनटचेबिलिटी का जो एबॉलिशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 18, द लास्ट आर्टिकल ऑफ फर्स्ट कैटेगरी ऑफ राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 18 which talks about abolition of titles। ठीक, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब ये टाइटल्स क्या हैं? आपने सुना होगा, पहले हिस्ट्री में ही देखा होगा, महाराजा, महाराजा धीराज, ये वो बहुत सारे टाइटल्स राजाओं को मिलते थे। और फिर राजा भी कुछ अपने ही शागिर्दों को या अपने ही कुछ मंत्रियों को अलग अलग टाइटल्स देते थे। इन टाइटल्स की वजह से क्या होता है? इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज टाइटल्स
the status of those person who are enjoying these titles, it becomes higher in the society because of these titles. ठीक है, and just because of such things inequality in the society आ जाती है. क्लियर? दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन टाइटल्स को भी पूरी तरह से खत्म किया जाए. ठीक है, तो आर्टिकल 18 में याद रखिएगा, आर्टिकल 18 कंप्लीटली प्रोहिबिट्स, ठीक है, कंप्लीटली प्रोहिबिट्स द स्टेट, कि भैया जो स्टेट है वो किसी भी तरह का कोई भी टाइटल कन्फर नहीं कर सकता. ठीक है, कन्फर नहीं कर सकता. स्टेट किसी भी तरह का कोई भी टाइटल नहीं दे सकता किसी भी व्यक्ति को. ठीक है, याद रखिएगा. साथ ही साथ द आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स द सिटीजन्स, ठीक है, प्रोहिबिट्स द सिटीजन्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग द टाइटल्स फ्रॉम द फॉरेन नेशंस. ठीक है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फॉरेन स्टेट किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को किसी तरह का कोई भी टाइटल देना चाहता है. ठीक है, तो यहाँ पे जनरली ऐसा होता है कि परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, यहाँ पे जनरली आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया ऐसा ऐसा है और हमको ये, तो फिर उसके बाद चीजें हो सकती हैं. बट सिटीजन जो है जनरली द आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स द सिटीजन, ठीक है, फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल्स फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट. क्लियर? इसके अलावा देखिए ऐसे कई फॉरेन नेशनल्स भी हैं विच आर सर्विंग अंडर द स्टेट. ठीक है, विच आर सर्विंग, फॉरेन सिटीजन्स कह लीजिए या फॉरेन पर्सन कह लीजिए, दोज हु आर सर्विंग अंडर द स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के तहत. ठीक है, अब उन्हें भी हो सकता है कि फॉरेन स्टेट कोई टाइटल दे. फॉरेन स्टेट अगर किसी भी तरह का कोई भी टाइटल देता है तो वो खुद से नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ये बात याद रखिएगा. फॉर दोज फॉरेन नेशनल्स हु आर सर्विंग अंडर द स्टेट इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया, दे आर prohibited from accepting any titles from any foreign state unless उनके पास प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं है तो. ठीक है, प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंशियल परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर एनी पर्सन हु हैज बीन अवॉर्डेड बाय एनी फॉरेन स्टेट एनी टाइप ऑफ टाइटल. ठीक है, फिर चाहे वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, फिर चाहे वो एनी फॉरेन नेशनल सर्विंग अंडर द इंडियन स्टेट हो. ठीक है, दे आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइप ऑफ टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट. ठीक है, अब पर यहां पे ये जरूर याद रखिएगा कि कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टिंग एनी टाइप ऑफ टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट. क्लियर है? सो दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 18. आर्टिकल 18 में एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बता देता हूं कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ अवार्ड्स एंड ऑनर्स इन इंडिया. ठीक है, जैसे कि भारत रत्न. ठीक, आ रही बात समझ में? भारत रत्न, पद्म भूषण वगैरह वगैरह. ठीक है, साथ ही साथ एनी टाइप ऑफ मिलिट्री ऑनर्स और अवार्ड्स. ठीक, बिकॉज दीज अवार्ड्स आर बीइंग गिवन टू द citizen of people just for their, you know, recognizing their contribution in the society, recognizing their contribution in the society. So these are exceptions to the article 18 as well. ठीक है, कि भारत रत्न, पद्म भूषण
any type of military awards or honors to the people of this country can be given, and they are not deemed to be the titles under Article 18, and they are exceptions because they are being awarded to these people for recognizing their contribution, like anyone has been awarded a Bharat Ratna. ठीक है, so why it has been awarded to that person? Because we are recognizing his or her contribution toward the society of this country, towards the people of this country. So these are exceptions under Article 18. ठीक है, so that's all about the first category of fundamental right. We have seen all the articles, article 14, 15, 16 and 17. 15 and 16 में जरूर ये चीजें याद रखिएगा कि 15 talks about prohibition of discrimination, 16 talks about prohibition of discrimination in case of public employment. Clear? Now we'll talk about one very important fact, that is about Mandal Commission, the last topic under this heading. ठीक है, अब मंडल कमीशन क्या है? 1979 में ये कमीशन बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल. ठीक है, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि देयर शैल बी 27% रिजर्वेशन, देयर शैल बी, सो 27% रिजर्वेशन जो है वो मिलना चाहिए फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस. फिर ये भी याद रखिएगा कि 1990 ऑनवर्ड्स हालांकि बहुत सारी सरकारों ने चालू कर दिया था, राजीव गांधी साहब की सरकार से ही चालू हो गया था रिजर्वेशन देना, बट जनरली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया. और फिर 1990 में 1919 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ये रिजर्वेशन फाइनली इंप्लीमेंट किया कि 27% अदर बैकवर्ड क्लासेस को और 10% फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी जो है उनको दिया गया. तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट की, लॉ बनाया, तो 1992 में, इन द ईयर 1992, 27% ओबीसी लॉ प्लस 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो लॉ बनाया गया था उसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में. इट वाज चैलेंज्ड एंड दैट इज नोन एज इंदिरा शॉने जजमेंट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा कि 27% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस वाज अपहेल्ड, यानी कि सही है. ठीक है, एंड 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए उस समय की भारत सरकार ने दिया था, 10% फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इट वाज स्ट्रक डाउन, यानी कि रद्द कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, जस्ट बिकॉज कि कॉन्स्टिट्यूशनल डज नॉट रिकॉग्नाइजेज एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिकली ग्राउंड फॉर द बैकवर्डनेस. सिर्फ दो ही है, सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए. ठीक है, और साथ ही साथ इसी जजमेंट में 50% सीलिंग लिमिट वाज प्रोवाइडेड. 50% सीलिंग लिमिट फॉर रिजर्वेशन, कि जो रिजर्वेशन होगा कहीं पे भी, दैट शैल नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स. कि जैसे मान लीजिए कहीं 200 सीटें हैं तो 50% से ज्यादा सीट्स जो हैं वो रिजर्व नहीं होंगी. ठीक है, तो इन दिस जजमेंट एज वेल 1992 में जो इंदिरा शॉने जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट ने, 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी वाज अपहेल्ड, 10% for economically weaker section was struck down, and 50% was ceiling limit was imposed कि the reservation shall not exceed the 50% of the total number of seats. Clear? So that's all about right to equality. Thank you so much.